नहीं, अभी तो मैंने अभी एक पे ही आया हूँ। ये कम्युनिटी हॉल है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, ये एक जगह का ये नहीं, ये हैदरपुरा का कम्युनिटी हॉल है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। और ये 2000 कब था, 18 से 2000 कब से भैया है, 20 का ये प्रोजेक्ट है। 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद अभी हमने टूर जाना है रोड वाइडनिंग का, ये बंद रोड का है, ये बंद रोड का जो रोड वाइडनिंग है। और तीसरा हमारा वैली ब्रिज पे जाना, वैली ब्रिज पे जाना है। ये तीन और एक और ऑल्टरनेट रोड पे जाना है। 3-4 जगह मैंने जाना है अभी। और ये सिटी का टूर है। और ऑनरेबल एमएलए मुश्ताक गुरु साहब मेरे साथ हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मुझे हैरानगी हुई कि ये देख के ये पहला ही जो यहाँ कम्युनिटी हॉल बना कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने वही बात की ना कि लोग बार बार, आप लोग भी हमें पूछते हो जनाब 10 महीने में आपने क्या कर दिया, उमर अब्दुल्ला सर का मैनिफेस्टो पूरा हुआ नहीं हुआ। मैं बार बार तभी आप लोगों को कहता हूँ कि जरा उनको पूछिए। ये सामने आपकी कितनी मैं एग्जाम्पलें आपको बता दूं, कितने ब्रिजेज आपको बता दूं, कितनी सड़कें बता दूं, कितनी बिल्डिंग बता दूं जो उनके दौर में 11 साल में बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में शुरू हुई। मुझे खुशी उस दिन होगी जब मेरे लोग, अपने पत्रकार जो हैं, वो सवाल 11 साल का पूछेंगे। हमें 10 महीने का जब आप पूछते हो तो कहीं ना कहीं आप कभी घर में बैठ के सोचना कि देखना कि क्या आपको दुख नहीं होता कि क्या हम एक ऐसी सरकार से गलत सवाल पूछ रहे हैं। मतलब हमें 5 साल का मैंडेट है और 5 साल का जो आपने हमें दिया है कि पेपर करना है हमने। अभी अगर आप एग्जाम देने भी जाते हो तो उसका एक टाइम होता है ना कि भाई 2 घंटे के अंदर करना है, 3 घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे का करना है, आधे घंटे में आपने ये पेपर कंप्लीट करना है, आंसर शीट भरनी है, यही होता है ना। तो उसके बाद रिजल्ट आता है ना। जब पहले ही शुरू में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो और आप पूछते हो बताओ आप पास हो गए या फेल हो गए, हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है जो नेशनल उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ एक जुल्म है जो आप 10 महीने में। और जो बीजेपी और पीटीपी के लोग और कुछ लोग दूसरे जो ए टीम है और बी टीम है जिनको लोगों ने नाम दिया वो लोग कहते हैं बताओ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, बताओ उमर अब्दुल्ला ने ये क्या किया। लेकिन ना तो उनके वर्ड्स में कहीं वो तहजीब है, वो तमीज है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है। बल्कि सवाल पूछने का तरीका भी तो होना चाहिए, अंदाज भी कोई हमारे अपने बुजुर्गों के दिए हुए उस अंदाज में होना चाहिए, वो तहजीब में, वो एक रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब, उमर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं और आप जो मर्जी कहें, ठीक है, आप जो भाषा आपको पसंद है आप इस्तेमाल करें, जो लोग हमारे साथी करना चाहता है करें। लेकिन मैं आज उन लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादा किया है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे रोज। और दूसरा जो हम अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल बाद, जैसे आज आप खड़े हो, उस समय आप आके हम खुद आपको बुलाएंगे 5 साल बाद। इलेक्शनों में जाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप, हमारे कायद और जम्मू कश्मीर के पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब, वो खुद आपके सामने खड़े होंगे। उनके साथ पूरी ऑनरेबल सीएम साहब, पूरी कैबिनेट और सीनियर लीडर वहां खड़े होंगे, ऑनरेबल एमएलए खड़े होंगे। वो आपको रिकॉर्ड बताएंगे कि 5 सालों में हमने क्या किया है। ये वो लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 11 साल का हिसाब कहीं नहीं दे रहे। आज सुबह ही ऑनरेबल सीएम साहब ने मीटिंग ली माइनिंग के ऊपर, क्योंकि माइनिंग की रोज वीडियो चढ़ती हैं जी, यहाँ इलीगल माइनिंग, ये इलीगल माइनिंग। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जहां तक माइनिंग डिपार्टमेंट को आप बार बार बोलते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, उन लोगों को भी बताऊंगा इसमें इलीगल माइनिंग कैसे है। माइनिंग डिपार्टमेंट का काम इतना है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर है, जो मेरा डीएमओ है, उसने खाली गाड़ियां पुलिस ने पकड़नी है, उसने वो गाड़ियां देनी है, हवाले करनी है डीएमओ के, रहेंगी कस्टडी में पुलिस के, लेकिन डीएमओ को गाड़ियों के नंबर वगैरह उसने वो जुर्माना भरना होता है। माइनिंग डिपार्टमेंट का इतना काम है। जहां तक इस इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करना है, आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बनी हुई है जिसका चेयरमैन डीसी साहब है और जिसका मेंबर अपना एसएसपी हैं या एसपी हैं जो डिस्ट्रिक्ट के, वो हैं, और उसके साथ डीएमओ उनका मेंबर सेक्रेटरी है और कमेटी है। इसलिए इलीगल माइनिंग को अगर रोकना है तो वो माइनिंग मिनिस्टर ने नहीं रोकना, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं रोकना, वो रोकना है तो डीसीज एंड एसएसपीज ने रोकना। ये आपको वाजिया होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए ये माइनिंग डिपार्टमेंट। दूसरा, उसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, आप मुझे बताएं कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा। आप सकीना जी के डिपार्टमेंट देख लें, आप जावेद डार साहब के डिपार्टमेंट देख लें, आप जावेद राणा साहब के डिपार्टमेंट देख लें, आप सतीश शर्मा साहब के डिपार्टमेंट देख लें, आप मेरे डिपार्टमेंट आप देख लें, जो डिपार्टमेंट मेरे पास हैं। कौन से डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट वाइज हमें सवाल पूछे ना, बताएं यहाँ काम नहीं हो रहा। जहां आप, अच्छा कई जगह आप लोग करते हैं, हमें सवाल करते हैं, कहीं आप कहते हैं जनाब ये रोड टूटी हुई है, क्या उसके बाद एक्शन नहीं होता क्या वहां?
आप लोगों के वीडियोस के ऊपर भी हम एक्शन करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप अच्छे पत्रकार भी हैं जो चाहते हैं सोसाइटी के लिए भला करते हैं। अब बीच में एक आधा वो लीडरों में भी होता है, वो पत्रकारों में भी होता है जो दूसरा लेन देन करते हैं, वो सब पत्रकार नहीं होते। और कोई लेन देन वाले ऐसे बीच में होते हैं, कोई जैसे लीडरों में भी होते हैं और वो पत्रकारों में होते हैं। वो रोज क्या किया सुरेंद्र चौधरी ने इलीगल माइनिंग में, उसको कहो तेरा सिर किया मैंने। जा पिछला 11 साल तो पूछ उसको, 11 साल तो पूछ। वो पुलवामा का दरिया देखो, लासीपुरा इंडस्ट्री के साथ खाली हो गया। कौन गांधरबल में चले जाओ, शोपियां में चले जाओ, अब बारामूला में कहाँ इलीगल माइनिंग। क्या 11 साल में पिछले में कुछ नहीं हुआ क्या? खासकर जब से ये स्टेट यूटी बना क्या कुछ नहीं हुआ? दरिया के दरिया खाली हो गए। मैं फिर भी रोक लगा रहा हूं और हमारी कोशिश है कि जो हमारे स्टोन क्वेरीज हैं, जो लोग पत्थर का काम करते थे, उनको वापस वो काम मिले। जो लोग रेत निकालते थे उससे अपने रोजी रोटी, उनको द्वारा हम लोग काम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे लोग छोटी छोटी जो अपना इस दरियाओं के ऊपर, इन बंड्स के ऊपर अपना बिजनेस करते थे माइनिंग में, उस माइनिंग माफिया से बचा के इन लोगों को वो काम मिला जाए। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपसे हम तवक्को करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व है आप लोगों के ऊपर और आप हमेशा सच बोलते हो। सच्चाई ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को आप 5 साल दीजिए, एक एक डिमांड, एक एक वादा जो मैनिफेस्टो में है और जो मैनिफेस्टो में नहीं भी होगा, जो आप लोग हमारी नजर में लाओगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है रोजगार का, हम कब कहते हैं रोजगार नहीं देंगे? हम हमेशा कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के लिए आपको पता आज कितनी मुश्किलें हमें। एक बिजनेस रूल की फाइल जो है वो एलजी साहब के पास पड़ी हुई है, वो अपने सराहने के नीचे रोज बैठ के, पता नहीं उसको किस लिए रखा हुआ है, वो निकालते क्यों नहीं? और उनका आज बीजेपी को बात किसकी करनी चाहिए? लोगों की। उनका एलओपी आज का स्पोक्समैन बन गया है राजभवन का। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि किसी अपोजिशन पार्टी का लीडर कि एलजी गवर्नर हाउस का स्पोक्समैन बना होगा। और कुछ यहां भी आपने देखा होगा, एक जिन्होंने बैंक के कर्जे देने करोड़ों रुपए, उनको बचाने के लिए पार्टियों में बैठे हैं छुप के। उनकी लैंग्वेज आप देखते हैं कैसे बोलते हैं, वो आप समझ होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। कुछ ऐसे हैं। मैं सजाद लोन साहब की बहुत कदर करता हूं कि वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिस बाप की कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के लिए। आप कोई जो मर्जी कहे, लेकिन मैं उनकी बड़े लोन साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं उनको मिला हुआ हूं। एक बार मैं जब ये 96 के 97 के दौर में मैं मिला था उनको, 95 के ऐसे कुछ दौर था, उसमें मैं मिला था उनको आके और उनसे बात हुई। और बड़ी उसमें, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन लीडर होता था, और जब उनसे बात हुई, उनसे डिस्कशन हुई, एक लहाजा उनका और उनकी बात करने का ढंग और अपनी बात रखने का जो तरीका था, मैं कायल हुआ। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था सजाद लोन साहब की। मैं सजाद लोन साहब को कहूंगा कि सजाद साहब भाई हो मेरे, आप जो मर्जी बोलो, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी जो है मुझे, क्योंकि जब आप बोलते हो तो मुझे आपके फादर साहब याद आते हैं, क्योंकि वो भी अपने मुद्दे रखते थे, लेकिन उनका तरीका बोलने का, जो संस्कृति, सभ्यता, कल्चर इस जम्मू कश्मीर का, उस लहजे में रखते थे। ये तू तड़क नहीं करते थे। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा मेरा भाई मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि बैठे हम रहे भी हैं पीछे, जब वो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, तो इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लहाजे पे थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। बीजेपी ने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं बड़गाम के लिए भी और नगरोटा के लिए भी, दिव्यानी राणा और यहाँ आगा सईद मोहसिन। किस तरह का कंपटीशन आप देखते हैं आप जब डिक्लेयर हो गए आप कैंडिडेट्स, खासतौर अगर बड़गाम में बात करें आगा सईद मोहसिन के बारे में? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, चाहे वो बड़गाम की सीट है, चाहे वो नगरोटा की है, दोनों बाई इलेक्शन है। और इलेक्शन होता है, पेपर होता है। ये वोट लोगों ने डालना है, ना मैंने यहाँ इंटरव्यू में वोट डालना है, ना आपने वोट डालना है। मेरा वोट निशारा में है, आपका वोट मेरे ख्याल दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। ये बड़गाम के लोगों ने, जो वहां के वोटर हैं, और नगरोटा के लोग जो वहां नगरोटा के वोटर हैं, ये उन्होंने फैसला करना है और उन्होंने देखना है। क्योंकि नगरोटा वालों को मैं ये कहूंगा कि आपने 28 आगे बेच के देख लिए। आज भी नगरोटा की कितनी सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। जम्मू पूरे सूबे का इस फ्लड में क्या हाल हुआ, कौन सा मुआवजा बीजेपी के एमएलएज ने या उनके एलओपी ने दे दिया? सिर्फ बातें, सिर्फ लॉलीपॉप, इसके सिवाय कुछ नहीं दे रहे। तो दूसरी बात, जहां तक बड़गाम का है, आगे भी तो कश्मीर में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो कौन सा यहां से जीत के चले गए थे? बड़गाम के लोग बहुत काबिल लोग हैं और जावाज लोग हैं। वो जानते हैं कि हमारा किसको जिताने से हम जम्मू कश्मीर का भला होगा। क्या वो उनको जिताएंगे जिन्होंने हमारा स्टेट का दर्जा तोड़ के एक यूटी बना दिया?
क्या उनको जिताएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए? क्या उनको जिताएंगे जिन्होंने इलीगल माइनिंग करके दरिया के दरिया हमारे खत्म कर दिए? क्या उनको जिताएंगे जिन्होंने यहाँ रोड और सड़कों और टनलों के नाम पे इतना धंधा बना दिया कि हमारे आज पहाड़ गिरना शुरू हो गए? हमारे पहाड़ खड़े खड़े, परसों नहीं देखा आपने उधमपुर के पास एक पस्सी बिल्कुल ना बारिश ना कुछ, नीचे गिरी, बंदे की होटल ही लेके चली गई। क्या वो तरक्की हमें चाहिए? इसलिए बड़गाम के लोग बहुत सियाने हैं और बाजुरत हैं, वो फैसला करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीतेगा। हमने मैंने कहा कि हम जीतेंगे और नगरोटा में भी हम जीतेंगे, दोनों सीटें, क्योंकि नगरोटा जो है हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही और इस इलेक्शन में नगरोटा सिर्फ बीजेपी के पास गई है। और कल उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि आप राज्यसभा में बीजेपी को कौन सजाद लोन का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सजाद साहब को कहो ना, आप वोट डालो ना, आप क्यों अब्सटेंड कर रहे हैं? वोट डालो, हम बीजेपी को क्यों मदद करें? कोई बीजेपी को मदद, सजाद साहब को बोलो, आप अगर बीजेपी के खिलाफ हो तो बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट डालिए। सजाद साहब को कौन रोक रहा है? इसलिए मैंने कहा ना कि सजाद साहब को बोलिए कि जहां तक ताल्लुक हो, खाली सजाद साहब नहीं, जो लोग रोज यहाँ कश्मीर के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को कहते हैं हम आपके हमदर्द हैं, ये उनके इम्तिहान की घड़ी है। इस इलेक्शन में पता चल जाएगा चौथी सीट पे कौन बीजेपी के साथ है और कौन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। जम्मू कश्मीर अगर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है वहां पे चौथी सीट पे, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट अगर ये लोग जिताते हैं तो समझ लीजिए वो वोट उन लोगों का वोट है जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस आए, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार, बच्चों को रोजगार मिले। और जो वोट चाहे वो एब्सटेंड रहें चाहे वो ना वो उधर जाके वोट डालते हैं तो वो सीधा सीधा बीजेपी की बी टीम, ए टीम, सी टीम, जो मर्जी उनको लगा दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ऑल इज वेल बिटवीन कांग्रेस एंड एनसी, लेकिन कांग्रेस कह रही है हमारा भरोसा तोड़ा गया, तो क्या कहेंगे आप उस बारे में? मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा दर्द बीजेपी को हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो है और रहेगा। रही बात कि आप जब भी बीजेपी के लोगों को सुनो उनको दर्द ज्यादा हो रहा है, वो हमारे कहते हैं तेरे टिड्ढ से क्यों पीड़ हो रही है, इसलिए उनके पेट में ज्यादा दर्द हो रही है। तो इसलिए मैंने बोला टिड्ढ से पीड़ के थोड़ा उनको सुनेगा वहां जम्मू में जाके, उनके पेट की इलाज करेंगे हम, और उनका इलाज 24 तारीख को हो जाएगा बीजेपी का। आगे भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो कहते थे 50 पार, आपने खुद सुना था बीजेपी के लोग जब भी जाए 50 पार 50, वो एक टटीरी सी आती थी नौशहरा से, वो रोज कहती थी 50 पार 50, आजकल सीटियां मारता है, 50 से सिटी पे पहुंच गया। वही हाल इनका बाकी जगह, अब यहाँ सिटी मार रहे हैं, अगली बार देखना पता नहीं क्या मारेंगे। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब वक्त आ गया है, अब जम्मू में भी लोग समझदार हो गए हैं, बीजेपी को लोगों ने नहीं वोट डालना, क्योंकि जम्मू के आज सबसे बड़ा सवाल जो है वो बेरोजगार बच्चे का सवाल खड़ा हो गया है। वो आप में भी है, वो मेरे घर में भी है, वो सबके घर में, इवन के बीजेपी के घर में अगर लोगों ने इनको ना मारा इनके घर में जाके, क्योंकि बीजेपी का जो घर में बच्चा आज बेरोजगार है, वो मां को पूछो, बेशक उसने वोट बीजेपी को डाला है, लेकिन उसका बच्चा आज सामने जब खड़ा है बेरोजगार, तो वो बातें, वो अपना सवाल खड़ा करती है, और जो इनका वर्कर वहां जाता है कि बता मेरे बेटे को, अपने पति को पूछती है कि मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिली। इसलिए बड़ा सवाल है, और ये आप वक्त आएगा, आप देखते जाएं। बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं आना, सिर्फ है कि 50 से 28 पे आ गए ना तो अगली बार 8 पे आ जाएंगे।